वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्योर सक्सेस। अगर आप भी यूपीएससी एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग है श्योर सक्सेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। भारतीय संविधान इतने आसानी से नहीं बन गया था, ये पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे कि किन किन भारतीयों की व किन अंग्रेजों के कितने मिशन भारत आए तब जाकर के एक संविधान सफल हो पाया था। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो है। मैं सीधे क्लास को शुरुआत करता हूं। आप सभी कोचिंग श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं और मैं आज की क्लास को शुरुआत करता हूं। देखिए, भारत आजाद होगा ये लगभग पूरा तय हो चुका है। भारत की आजादी में अब कोई दो मत नहीं कि भारत आजाद होगा ही होगा, परंतु भारत आजाद होगा इसको लेकर के ब्रिटिश इंडिया में जरूर चिंता शुरू हो गई। एक दूसरी अच्छी बात यह है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो चुका है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में हुआ ये कि अंग्रेज पूरी तरह से अब अपना ध्यान भारत की ओर लगा सकते हैं। अब उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि हम भारत को जल्दी से जल्दी कैसे आजाद करें, भारत की आजादी के लिए क्या करें। यानी कि जो शक्ति का हस्तांतरण करना है, द ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, जो अभी ब्रिटिश इंडिया के जो पावर है वो इंडियन पॉलिटिशियंस को अब दिए जाएंगे कि लो आपका देश आपका हुआ। यह काम करने के लिए एक सुनिश्चित योजना तो चाहिए, किसी भी व्यक्ति को तो हम पावर नहीं दे सकते। तो यह तय कैसे होगा? तो इन्होंने बोला कि हम 3 व्यक्तियों को भारत भेजेंगे और वो 3 व्यक्ति अब भारत आ रहे हैं। और क्या था ये 3 व्यक्तियों को भारत आना, ये सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला लाइन क्या कहता है। Cabinet Mission Plan of 1946 election were held for the first time for the Constituent Assembly. कैबिनेट मिशन योजना हिंदी में इसे कहा जाता है। 1946 के तहत सबसे पहली बार भारत में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक चुनाव की कल्पना करी जा रही है। अब चुनाव होने की तैयारी हो रही है, लेकिन सब कुछ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हो रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है मैं अभी समझाने वाला हूं। वो जो 3 लोग आए हैं ना भारत, जैसे अंग्रेज सरकार भारत भेजी है कि जाओ इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, वही 3 व्यक्तियों द्वारा जो योजना दी गई, जो प्लान वो ब्रिटेन से सोच के आए थे भारत को हम देंगे, वो प्लान को ही कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। मैं आइए पहले आप लोगों को कैबिनेट मिशन ही समझा देता हूं, क्योंकि सब कुछ आगे कैबिनेट मिशन के तहत होगा। The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly and it was implemented under the Cabinet Mission May on 16 May 1946. अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा अपना खुद का एक संविधान बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है और ये सब कुछ एक कैबिनेट मिशन के तहत कर रही है। पर कैबिनेट मिशन है क्या, आइए मैं समझाता हूं। देखिए भारतीय कैबिनेट मिशन क्या है। सबसे पहले भारतीय कैबिनेट मिशन के तहत जो 3 व्यक्ति भारत आए थे वह 3 व्यक्ति ये लोग थे। सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 वो व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि आप भारत जाइए और भारत जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। एक चीज याद रखिएगा, आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिएगा कि भारत टूटे नहीं। भारत टूटे नहीं, जी हां, तुमको और मेरे को सबको मालूम है कि इस स्थिति पे भारत में अभी 2 खंड हैं। एक है इंडियन मुस्लिम लीग और दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो हिस्सा जो चाहती है स्वतंत्र भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना में विश्वास रखती है। इंडियन मुस्लिम लीग वो दल है जो अब मुसलमान धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की कल्पना कर रहा है। परंतु ब्रिटिश ने जब इन तीनों को भेजा था तो इनको बोल करके भेजा था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जिसमें भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जो भारत के फ्रीडम को रिजर्व करता हो, तय करता हो, और साथ ही साथ में एक ऐसे भारत को तैयार करो जो एक भारत हो, यूनाइटेड स्टेट। परंतु क्या यह सपना साकार हो पाएगा, देखते हैं आगे। अभी ये सर पैथिक लॉरेंस नाम याद रखिएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन में भी इनका नाम हमने पढ़ा है, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेंगे। और एवी अलेक्जेंडर ये भारत आए हैं। क्रिप्स मिशन इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो 3 व्यक्ति भारत आए हैं ये 3 व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट से थे। इस वजह से इन तीनों के तीनों भारत आए तो इनके भारत आगमन पर
इस मिशन को ही क्रिप्स कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाने लगा। तो अब मुझे लगता है कि ये 3 व्यक्ति भारत आ चुके हैं। भारत आने का इनका मूल मकसद है एक संयुक्त भारत का निर्माण करना। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में अब ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध से ध्यान हटा करके अब भारत की आजादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। साथ ही साथ में याद रखिएगा, ये 3 पीपल जब भारत आए थे तो ये 1946 मार्च में आए थे। अब ये तीनों भारत आकर के बोल क्या रहे हैं? इनका कहना यह था, देखिए ये तीनों भारत आए और भारत आकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाह रही है, मुस्लिम लीग तो पार्टीशन चाह रही है। सर एक फोटो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा सर पैथिक जी की। ये जो सर पैथिक जी खड़े हैं ना साइड में, ये सर पैथिक जी, ये देखिए एक फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है, ऐतिहासिक फोटो है, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ये फोटो आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। ये एक फोटो है, ये जो सर खड़े हैं साइड में, ये सर हमारे सर पैथिक सर, ये जो सर खड़े हैं ये सर पैथिक सर है और ये हमारे गांधी जी हैं। और इस फोटो की बड़ी महत्वता इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपको गांधी जी दिख रहे हैं, यही गांधी जी आपको भारतीय नोटों में दिखते हैं। जो भारतीय नोटों में जो गांधी जी छपे होते हैं, उनकी जो पिक्स है वो यहीं से उठाई है। और ये सर पैथिक जी हैं, जिनसे गांधी जी की वार्तालाप हुई थी। ये पैथिक जी और इनके जो 3 साथी हमारे भारत में आए हैं, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड, ये तीनों के तीनों 3 सप्ताह तक भारत में कभी गांधी जी के इंडियन नेशनल कांग्रेस से मीटिंग करते तो कभी मुस्लिम लीग से मीटिंग करते, परंतु मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। सभी की सभी मीटिंग्स बेनतीजा जा रही थी। तो इन्होंने 3 सप्ताह तक मीटिंग करने के बाद में 16 मई 1946 को कहा कि अब हमारी बात सुन लो। और इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो अनडिवाइडेड इंडिया होगा। साफ साफ इन्होंने मुस्लिम लीग की बात को नकार दिया कि मुसलमानों के धर्म के आधार पर या मुसलमान के आधार पर कोई नया भारत या कोई भारत का खंडन विखंडन नहीं होगा। तो 16 मई 1946 को यह बात अंग्रेजों द्वारा कही गई। और किन अंग्रेजों द्वारा? जो कि कैबिनेट मिशन प्लान में भेजे गए हैं, उन्हीं के द्वारा कही गई। इसके बाद में एक और चीज बोली गई, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट एंड अनडिवाइडेड इंडिया की पॉलिसी को इन्होंने सामने रखा। अब इस पे मोहम्मद अली जिन्ना, आश्चर्य की बात है कि उनकी मांग तो ये थी ना कि एक अलग स्वतंत्र देश मिले, परंतु आश्चर्य की बात है कि इस बात पे मोहम्मद अली जिन्ना हां कह दिए। कुछ तो रहा होगा, जी हां, बहुत कुछ था। गांधी जी के पास में जब ये विचार गया कि हम एक ऐसी भारत की कल्पना के लिए आपको बोल रहे हैं जो भारत में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता पे विचार नहीं होगा, तो फिर अनडिवाइडेड इंडिया ही तो गांधी जी की मांग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बिल्कुल, हम तो यही चाहते थे कि भारत अखंड रहे और अगर आप ऐसी विचार रखते हैं तो हम आपके इस मांग का समर्थन करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा तो इसे हाँ कह दिया गया, लेकिन इतने जल्दी नहीं कहा गया, इसमें बहुत विचार किया गया। उसके बाद में कहा गया, पूरी तरह से तो इससे वो भी सहमत नहीं थे, परंतु उन्होंने कहा ठीक है, परंतु इसकी कुछ पॉलिसीज में अभी भी डिस्कशन हुआ था। सुनिएगा पॉलिसीज क्या थी। सबसे पहले 2-3 चीजें ये याद रखिएगा कि प्रोविजनल जियोग्राफीज, 1-2 चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इसने इस पूरे जो लोग आए थे भारत, इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट्स थी, एक तो प्रिंसली स्टेट्स, देखिए मैं आपको भारत का दिखाता हूं, उस वक्त का भारत कैसा दिखता था। उस वक्त का भारत ये भारत था, ये भारत है। इसमें जो आप लोगों को ये ब्राउन कलर की जिक्र दिख रही है, ये जो जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ये जो आपका राजस्थान और बीच का क्षेत्र हुआ, ये हैदराबाद वाला क्षेत्र हुआ, ये जो क्षेत्र हैं जिनमें मैंने रेड कलर से अभी लाइनिंग करी है, ये सभी वो क्षेत्र हैं जो कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि वो जगह जहां पे अभी भी राज परिवार है, जहां पे अभी भी राजघरानों का शासन है। और इसके छोर में जो ग्रीन कलर में आप लोगों को क्षेत्र दिख रहे हैं, उन ग्रीन कलर के क्षेत्र को इन्होंने प्रोविजंस के हिसाब से 3 सेक्शन में बांट दिया था। 3 सेक्शन में बांटा था, देख लीजिए आप लोग। सेक्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा, सेक्शन ए जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है, इसमें आता है यूनाइटेड प्रोविजन, बिहार एंड ओडिशा, सेंट्रल प्रोविजन, बॉम्बे, मद्रास। जो आपका सेक्शन बी है, इसमें सिंध आएगा, बलूचिस्तान आएगा, पंजाब आएगा और नेशनल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट आएगा और आपका बंगाल आएगा, असम आएगा सेक्शन सी में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंसेस ये आएगा। तो ये जो क्षेत्र हैं 3 सेक्शन में बांटे गए। 3 सेक्शन में क्यों बांटे गए? ये सब कुछ हो रहा है कैबिनेट मिशन प्लान में।
इन्होंने कहा भारत का आए हैं तो हम 3 मेन काम करेंगे। भारत के एक होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। इन्होंने बोला कि हर प्रोविजंस एक सेक्शन या एक ग्रुप में बंधी होंगी और उन ग्रुप के ऊपर में होगा एक यूनियन, उन ग्रुप्स का यूनियन। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये करी कि जो यूनियन था सबसे पहले बना दिया प्रोविजंस को बनाया एक ग्रुप्स, जो कि हमको दिख रहा है कि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ग्रुप्स है, और उसका एक यूनियन बनाया। गलत बात इसमें यह हो गई कि इन्होंने जो यूनियन बनाया, जो ग्रुप्स बनाया और जो ये प्रोविजंस थे उनके एक सेक्शन बनाया, इसमें सबसे ज्यादा पावर इन्होंने प्रोविजंस को ही देके रखी, केंद्रीकरण नहीं किया। कोई केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पॉलिसीज या ज्यादा पावर इन्होंने नहीं दिए। देखिए ये वो 3 बिंदु हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविजनल ग्रुपिंग्स। ये 3 जो मेन रिकमेंडेशंस थी जो कैबिनेट मिशन ने हमें दी। इस कैबिनेट मिशन के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात थी, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविजनल ग्रुपिंग्स, ये प्रोविजनल ग्रुपिंग किस बेसिस पे किया गया? प्रोविजनल ग्रुपिंग किया गया था 3 बेसिस पे। इन्होंने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट्स को तो ये पूरी पावर दे दी कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या तो आप भारतीय सरकार के साथ आ सकते हैं, या तो आप ब्रिटिश सरकार के साथ आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के बंटवारे की बात तो कैबिनेट मिशन ने सीधे से नकार दी थी। तो अगर पाकिस्तान बनना ही नहीं है तो पाकिस्तान के साथ जाने की बात कैसी? इनके पास में 3 ऑप्शन थे प्रोविजनल स्टेट्स के पास में, या तो आप इंडिया के साथ आ जाइए, या तो आप ब्रिटेन के साथ में कोई एग्रीमेंट कर लीजिए, या तो आप स्वयं ही इंडिपेंडेंट रहिए। तो एक इंडिपेंडेंट रहने की इनके पास में स्वतंत्रता थी। ये 3 चीजें इन्हें मिली। परंतु जो हमारी प्रोविजनल ग्रुपिंग है इसमें क्या किया, इन्होंने 3 ग्रुपिंग की रेस की। वो 3 ग्रुपिंग के आधार कुछ इस प्रकार से इन्होंने दिए कि सबसे पहले देखिएगा ये इनका ग्रुप था। सबसे पहले रहेगा प्रोविजन अभी हमने देखा, सेंट्रल प्रोविजन, बंगाल प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन है। उन प्रोविजंस के ऊपर में रहेगा उनका सेक्शन, जिन्हें हम ग्रुप बोल रहे हैं। और सेक्शन मैंने अभी आप लोगों को समझाया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो सेक्शंस बनेंगे, इनकी ग्रुपिंग बनेगी प्रोविजंस की, और वो सेक्शन से बनेगा यूनियन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे, इन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रोविजंस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोविजंस का मत लेकर के अपने सेक्शन का हम एक प्रोविजन, एक ग्रुप, हम कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करेंगे। फिर सेक्शन और ग्रुप्स का मत जानते हुए, उनके विचारों को जानते हुए, उनके विचारों का सम्मान करते हुए हम यूनियन का निर्माण करेंगे। परंतु इसमें दिक्कत यह थी कि यूनियन को दिया गया था बहुत कम पावर। देखिए यूनियन के पास में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, सिर्फ 3 पावर्स है। आप फाइनेंस का ऊपर में रख सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके हाथ में रहेगा, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, और जो फॉरेन अफेयर्स है वो देख सकते हैं। बाकी जितने के जितने पावर्स हैं वो सबके सब प्रोविजंस को दे दिए गए। यानी कि एक भारत एक सूत्र भारत में कहीं ना कहीं एक कमी थी। और दूसरी बात, इससे मनमानी रवैया होता, भारत एक सूत्र में बनता कैसे? इसलिए ये जो कैबिनेट मिशन है इसमें गांधी जी ने एक विचार लाया। गांधी जी ने एक बात बोली कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन लेकर के आ रहे हैं, परंतु इसमें एक तथ्य है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन और ये जो ग्रुप्स आप बना रहे हैं, इस सेक्शन या ग्रुप्स में जाना सभी प्रोविजंस के लिए कंपलसरी नहीं होगा। जो प्रोविजन इस सेक्शन या ग्रुप में जाना चाहे वो जा सकते हैं, जो ना जाना चाहे वो ना जा सकते हैं। ये गांधी जी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। और खुशी की बात है कि बाद में अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा या कैबिनेट मिशन के द्वारा भी गांधी जी के ही पक्ष को मान लिया गया और कहा कि हाँ ये सही है। ये पूरी तरह से प्रोविजंस के ऊपर में है कि वो सेक्शन या ग्रुप के साथ में जाए या ना जाए। याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने अभी तक के इस बात का समर्थन कर रहे थे, वो कैबिनेट मिशन प्लान का अभी तक के समर्थन कर रहे थे। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि वो अभी तक के इसके फेवर में थे, परंतु अब तत्काल मोहम्मद अली जिन्ना इसके अपोजिशन में आ गए। क्यों आए वो अपोजिशन में, अब इसके कड़ी में देखेंगे। 1 सेकंड में वीडियो पॉज करके नए वीडियो पे आता हूं, नए इमेज पे लाते हैं अपन आपको। सुनिएगा क्यों मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले इसके समर्थन में थे और अब इसके विरोध में आ गए। कारण ये था, ये जो पाकिस्तान आपको बनता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली इसका डिवीजन किया गया था। ये जो ग्रीन हिस्सा है ये है मुस्लिम बहुल क्षेत्र,
ये जो ग्रीन हिस्सा है ये भी है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जो ब्लू हिस्सा है वो है हिंदू बहुल क्षेत्र, और जो ब्राउन कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये वो क्षेत्र जो प्रिंसली स्टेट्स है, जहां पे राजशाही चलती है। इन्होंने क्या कहा था, जब अभी तक के भारत की आजादी की बात हो रही थी तो ये बोला गया था कि जो पंजाब है, पंजाब पूरा पंजाब नहीं, पंजाब का आधा पंजाब पाकिस्तान में जाएगा। और जब हम बंगाल की ओर देखते थे तो सेम बंगाल में भी केस था कि पूरा पंजाब नहीं, बंगाल का दो भाग होगा। अभी भी हम जानते हैं पश्चिम बंगाल हमारे पास में है, तो ईस्ट और वेस्ट दो आधार पर ये बंगाल बटेगा और बंगाल के भी दो विभाजन होंगे। तो ये तय था कि पंजाब पूरा पंजाब इसके पाकिस्तान के पास में नहीं जाएगा, पंजाब का भी दो हिस्सा होगा और बंगाल का भी दो हिस्सा होगा। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने सहमति क्यों दी थी, कितनी चालाक थी इनमें चालाकी ये थी, अब उन्हें लगा कि अगर हम कैबिनेट मिशन को आज मान लेते हैं और धीरे से, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि ग्रुप्स और सेक्शन जो है वो कंपलसरी है, और ग्रुप्स और सेक्शन में एक बड़ी खास बात और जोड़ी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा कि अगर कोई प्रोविजंस, क्योंकि बहुत सारे पावर तो प्रोविजन को दिए थे, और दूसरी बात थी कि अगर कोई प्रोविजन 5 साल बाद ये अनुभव करता है, मान लीजिए हमने सेक्शन बी में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविजन को डाला है, अगर इनमें से किसी का मन किया, मान लीजिए पंजाब का मन किया कि मैं बंगाल के साथ शामिल होना चाहता हूं, यानी कि सेक्शन सी में जाना चाहता हूं, या फिर ऐसा मन किया सेक्शन बी और सेक्शन सी को कि हम पूरा एक साथ मर्ज होना चाहते हैं, हम एक सेक्शन बनना चाहते हैं, तो ये सब कुछ संभव था। ये हर 5 साल बाद में किसी भी प्रोविजन को अपनी अदला बदली करने की छूट कैबिनेट मिशन ने दी थी, और हर 10 साल बाद में अगर कोई प्रोविजन चाहता तो वो अपने कानून बदलने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए ग्रुप्स या सेक्शन में अपील कर सकता था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पावर प्रोविजन को दे दी गई थी। और इसी को लेकर के जिन्ना ने सोचा कि अभी कैबिनेट मिशन को मान लेते हैं, आगे जाकर के पाकिस्तान अलग कर लेंगे। परंतु जब गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि ये ग्रुप्स और सेक्शन वाला जो बात है कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ कि अब उन्हें लगा कि अरे यार यही तो मेरे पाकिस्तान की नींव थी, यही टूट जा रही है। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं भाई, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए और आप लोग मेरी नींव को ही तोड़ दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अब जो पाकिस्तान की बात, बंटवारे की बात हो रही थी, वो अब हट चुकी है, और अब जो भारत की कल्पना हम सोच रहे थे वो अब कुछ इस प्रकार से थी। अब मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स, मेन आज जो क्लास के हमारा है वो मैं पढ़ा दूं। अब जो भारत है उसमें कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन ने 30 जून 1948 को ये बात बोली, 30 जून 1948 को ये बात अब बोली जा रही है कि भारत जो है बिफोर पार्टीशन, भारत में 389 सीट्स हुए, 389 में से 296 जो सीट्स हैं वो दी गई हमारी ब्रिटिश इंडिया को, और हमारी 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। याद रखिएगा, तो 30 जून 1948 को यह बात बोला गया कि हमारी कुल सीट्स जो है वो 389 सीट्स हैं, और 389 सीट्स में से 389 हमारी टोटल सीट्स है, 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को जाएगी। ब्रिटिश इंडिया यानी कि भारत का वो क्षेत्र जो अभी ब्रिटिशों के काबू में है, और 93 सीट्स जो है वो हम प्रिंसली स्टेट्स को देंगे, वो क्षेत्र जो कि राजशाही करते हैं, राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, ये बंटवारा तो हो गया हमारा प्रिंसली स्टेट्स के आधार पे। इसके छोड़ में 4 जो और क्षेत्र हैं, अच्छा ये क्षेत्रों के नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, मद्रास, सेंट्रल प्रोविजन, ओडिशा प्रोविजन, पंजाब प्रोविजन, सिंध प्रोविजन, बंगाल प्रोविजन, असम प्रोविजन, ये इसमें शामिल थे। 4 जो क्षेत्र हैं वो और होंगे, इन 4 क्षेत्र से भी वोट डलेगा, और इन्होंने बोला कि ये जो 4 क्षेत्र हैं ये चीफ कमांडर क्षेत्र होंगे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र होंगे। इसमें से भी 4 नुमाइंदे हमारे चयनित होकर के जाएंगे। तो अब बंटवारा किस प्रकार से हुआ है पूरे भारत का देखिए। अच्छा याद रखिएगा, जो 389 सीट्स हैं ये कब की हैं, ये उस भारत की जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, और इन 389 सीट्स का चयन किस आधार पर किया गया। तो याद रखिएगा, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं 93, इनमें तो कोई भी आबादी वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया। अब जो प्रिंसली स्टेट तो है ही, परंतु याद रखिएगा एक सीट के पीछे में ऐसा बताया जाता है कि एक सीट के पीछे में
हर 10 लाख आबादी को रखा गया था। यानी कि एक जो सीट इन्होंने बताई है 389 सीट्स बनी थी, तो 389 सीट्स, तो हर सीट्स के पीछे में 10 लाख आबादी थी और इस हिसाब से इन्होंने 389 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने अब भारत के आगे की जो कल्पना है वह 3 प्रकार से कर रहे हैं। भारत को 3 भागों में बांट दिया है। एक है हमारा मुस्लिम, दूसरा है हमारा सिख, जिससे कि भारत के सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके, और तीसरा है हमारा जनरल। मुस्लिम, सिख, जनरल, ये 3 कम्युनिटीज हमारी अब बढ़ चुकी हैं और तीनों कम्युनिटीज के आधार पर अब वोटिंग डलने वाला है। 93 तो हमारे जो है वो राजघराने हमें मालूम है, परंतु इन तीनों कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे किया गया और कैसे अब इनसे वोट डलवाने वाले हैं ये अब हम आगे देखेंगे।